अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं क्या है खास आज की सुर्खियों में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उसके बारे में कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर जो है आंसर सी होगा और यहाँ भी आंसर सी होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और आप में से काफ़ी लोगों ने जो है सही आंसर्स दिए हैं, वेल डन गाइस। चलते हैं खबरों पर। सबसे पहली जो आज की न्यूज़ हेडलाइन है वो है अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, जिसे साथ में कहा गया है द्रविडियन मॉडल। जी हाँ, जीएस पेपर 3 का तो टॉपिक है ही है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, लेकिन उसके साथ एसए में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है ये टॉपिक, ठीक है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एसए पर्सपेक्टिव से? तो जो द्रविडियन मॉडल की बात की है MK स्टालिन जी ने, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और देखो, कोई भी जब आपको ऐसा नया टर्म मिलता है, ठीक है, द्रविडियन मॉडल नया नहीं है बट स्टिल सिंस MK स्टालिन के इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो पूरा चैप्टर अभी चल रहा है कुछ दिनों से न्यूज़ में, उसके हिसाब से ये टॉपिक नया है, डिमांड में है, तो ये पूछ सकता है। और न सिर्फ ऐसे में हो सकता है कि इसे जो है आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी पूछ दिया जाए, राइट। हो सकता है एक प्रॉपर बिग क्वेश्चन के फ्रेम में करके पूछा जाए, और ये भी हो सकता है कि ये एस्से में आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। फिलोसफिकल एस्से तो हमने देखे हैं, हो सकता है वर्ड वाले एस्से भी मिल जाएं अगले साल देखने को, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है हमें कि क्या बात हुई है, पहले तो हम ये जानेंगे। तो देखिए, लगभग 8 महीने का टर्म MK स्टालिन जी का ऑलमोस्ट हो चला है, ये एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। और इन्होंने जो प्रायोरिटीज़ बेसिकली सेट की हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए इनका कहना है कि देखिए, मैं डेवलपमेंट करूँगा, लेकिन मेरी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। मेरी गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है वो जितनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगी, उतना ही ज़्यादा ये सोशल जस्टिस के प्रति भी कार्य रहेगा, ठीक है। मतलब 2 थिंग्स जो है इनकी प्रायोरिटी में है, जिसमें पहला है हमारा इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन और दूसरा है सोशल जस्टिस। जब इन 2 बड़े मुद्दों को मिक्स किया गया तो वो एक इंक्लूसिव नेचर बना, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फॉर्म बना। और आपको पता होगा जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ टारगेटेड हैं, राइट। तो द्रविडियन मॉडल की जो इन्होंने बात की है कि भाई हमारा जो द्रविडियन मॉडल है, वी आर पुशिंग फॉर द्रविडियन मॉडल, सो हियर कम्स द द्रविडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बाई टेकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद दी सोशल जस्टिस, ठीक है। तो एक तरफ से दोनों प्रकार से डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इकोनॉमिकली वेल है सिर्फ उसी की डेवलपमेंट हो रही है, जी नहीं। जितना हम ध्यान रखेंगे हर किसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उतना ही ध्यान रखा जाएगा समाज में हो रहे सोशल जस्टिस का, कि भाई जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे सोशल जस्टिस कैसी है, लोगों को सोशल जस्टिस मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है इसके लिए, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। जो ये हमारा द्रविडियन मॉडल है, ठीक है, इसकी आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो अपने पास, ठीक है। और इसमें ना 2-4 चीज़ें, देखो, इंक्लूसिवनेस वाला तो पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर ही देना। इसके साथ ना एक पॉइंट आप 5 ईयर्स प्लान वाला, जो इंडिया के 5 ईयर्स प्लान है, उसमें भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। मोदी गवर्नमेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर देना। और उसके साथ साथ कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का जो पूरा मुद्दा है वो सोसाइटी की वेल बीइंग में, अच्छी डेवलपमेंट में जो है अपना योगदान देता है,
वो चीज़ें आप इंक्लूड करके एक छोटी सी नोट बना के रख लो, सो दैट जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो आपको सिर्फ वो एक पैराग्राफ देखकर ही पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या है और कैसे, और उसमें ये द्रविडियन मॉडल जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये थी हमारी पहली खबर। चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। दूसरा न्यूज़ जो हमारा है वो है फॉरेस्ट कवर से, ट्री कवर से रिलेटेड, जो कि हमारा एक सर्वे आया है, एक रिपोर्ट आई है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, और आपको पता होगा जीएस पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगेन एसए में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें से प्रीलिम्स के लेवल पर ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है ये ऐसे फॉर्म में भी पूछ दे, और आप डायनामिक नेचर तो देख ही रहे हो जैसे भी पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या क्या था इसमें खास। सबसे पहले फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में बताया गया भारत में, जो कि इंक्रीज हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई कुछ तो अच्छा हमने इंक्रीज किया अपने देश में, कुछ तो डेवलपमेंट किया। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होना, जो कि हमारी पौधे लगाने से, प्लांट लगाने से जो वो था, डिफॉरेस्टेशन रोकने से जो रिलेटेड है, तो ये पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हमारी, जो ऑक्सीजन डिप्लीशन की प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों को काउंटर करता है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग एंड वेरी गुड स्टेप। ठीक है, दूसरी चीज़, जो टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स का है, जो कि अकाउंट करता है 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये जो डेटा है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको जब भी आप आंसर लिखो तो वहाँ मेंशन कर सकते हो। एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, इंडिया की ज्योग्राफिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो, इसको आंख बंद करके आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जब आप कोई सोशल इशू पर जो आंसर लिख रहे हो और जहाँ पर कि आप बता सकते हो कि भाई डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप इस वाले जो हमारी इंफॉर्मेशन है सबसे पहली कि कितना इंक्रीज हुआ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। लोग कितना सक्रिय हुए, उसको आप वहाँ पे कोट कर सकते हो। ठीक है, जो दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हमें पता चली इस सर्वे से, वो ये कि 17 स्टेट्स और यूटीज़ ने लगभग मोर देन 33% ऑफ एरिया जो है अपना फॉरेस्ट कवर के अंडर बताया है। टॉप परफॉर्मेंस में 3 स्टेट्स आए यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इसके बाद फॉलोड बाय तेलंगाना थी, और उसके बाद फॉलोड बाय हमारा उड़ीसा था। टोटल मैंग्रोव की बात की गई तो टोटल मैंग्रोव जो है वो भी 17 स्क्वायर किलोमीटर से जो है वो उसमें बढ़त हुई है, और अब वो टोटल हो गया है 4992 यानी 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसके साथ ही बात की गई टोटल कार्बन स्टॉक की भी फॉरेस्ट में, जिसको एस्टिमेट किया गया अराउंड 7204 मिलियन टन्स की तादाद में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद बात की गई उन 5 टॉप के स्टेट्स में जिनमें फॉरेस्ट कवर जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ा है। ठीक है, तो वो कौन से स्टेट्स थे हमारे, तो वो थे हमारे मिजोरम जहां 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश 79.3%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34 एंड लास्टली नागालैंड 73.90। ये लगभग सारे ही जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना प्रीलिम्स में ज़रूर पूछेगा इससे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो है फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, डायरेक्ट की टॉप पोजीशन पूछ रहा है कि भाई किसका कितना फॉरेस्ट कवर के आधार पे पूछ रहा है, या फिर ये पूछ रहा है कि फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया टू देयर परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो जब भी आप आंसर इसका जो भी लगाने जाना, प्लीज़ क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं यहाँ पर पूरी की पूरी डेटा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर आएगा। और अगर आप लोग यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर तो बस इसको मतलब ये है कि रट जाओ जितना भी इसमें डेटा दिया है, क्योंकि स्टेट में पूछता ही पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल था, उसी न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल है ये, फॉरेस्ट रिपोर्ट से, ठीक है। ये मैंने आपके लिए यहाँ डाल दिया सो दैट आप इसको अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सको, जैसे कि क्या होता है ISEFR जो रिपोर्ट है वो क्या होती है, क्या क्या की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट के, ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की क्या रिपोर्ट है, अलग अलग प्रॉपरली एक बहुत अच्छे फॉर्म में दिया है। तो इसको आप नोट करके ना एक मेंस आंसर के लिए जो है इसकी और एस्से के लिए, ठीक है, एक अच्छी नोट बना सकते हो आप। ओके, तो इसको प्लीज़ यूज़ कर लेना, ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, इसको देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपसे मुझे ये आपको बताना है कि वो कौन से 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जिन पर ये रिपोर्ट बात कर रही है। इसको मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए लिखकर कि वो कौन से 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं जिनके बारे में ये पूरी रिपोर्ट बात कर रही है। ये आपसे मेरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है, तो आई एम श्योर आप मुझे बता दोगे, तो फटाफट से बता दो और तब तक हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है 2017 से रिलेटेड, तो आपको मुझे बताना है इसको, इसका भी आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई एम श्योर ये आपने पढ़ा भी होगा, सॉल्व भी किया होगा, तो इसको भी फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है एड से रिलेटेड जो इंडिया ने श्रीलंका को दी है, एंड दैट वाज $900 मिलियन एड, ठीक है। इंडिया ने हेल्प किया है किसे? श्रीलंका को। GS पेपर 2 का अगेन टॉपिक आ जाता है जब 2 देशों की बात होती है, और यहाँ पर बात हुई है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की जिसका नाम है करेंसी स्वैप। तो पहले तो करेंसी स्वैप होता क्या है, ठीक है, और करेंसी स्वैप को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है क्रॉस करेंसी स्वैप, ठीक। ये एक ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन होती है जिसमें 2 पार्टीज जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इन दी डिफरेंट करेंसीज की, मतलब दोनों देशों की जो करेंसीज में अलग अलग करेंसीज होंगी तो वो आपस में एक्सचेंज करती हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। दूसरी चीज जो करेंसी स्वैप होता है वो क्यों होता है, तो उसे इसलिए किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी लोन्स एट अ बेटर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट जो है बोरोइंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, डायरेक्टली जो है ये फॉरेन मार्केट में एक्सेस करवाता है आपको, ठीक है। तो करेंसी स्वैप क्या है हमें पता चल गया, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन है जहां पार्टीज एक्सचेंज करती हैं करेंसी को, करेंसी क्या मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को। और दूसरी चीज क्यों होता है ये, तो ये इसलिए किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी लोन्स एट अ बेटर रेट इंटरेस्ट देन कुड बी गॉट बाय बोरोइंग डायरेक्टली इन दी फॉरेन मार्केट, मतलब कि आप जो मार्केट में रेट लोगे उससे बेटर के लिए, ठीक है। आते हैं इसकी न्यूज़ पर, क्या हुआ है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो श्रीलंका ने इंडिया से मदद मांगी जिसके उसमें जो इंडिया ने जो है कंफर्म किया है 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद श्रीलंका वाइल डिफरिंग अनदर 500 मिलियन ड्यू टू सेटलमेंट टू दी एशियन क्लियरिंग यूनियन, ठीक है। तो ये हुआ है। थोड़ा सा और इस टॉपिक को हम ज़्यादा अच्छे समझेंगे क्योंकि पहले भी श्रीलंका ने ये करेंसी स्वैप वाली चीज़ की थी 2020 में। कब की थी? 2020 में। और उस टाइम पे RBI ने एक्सटेंड किया था सिमिलर स्वैप फैसिलिटी ऑफ $400 मिलियन की, ठीक है, टू हेल्प श्रीलंका इन ऑर्डर टू कोप विद द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, ठीक है। और अभी दोबारा से श्रीलंका की मदद की जा रही है। देखो स्वैप के अरेंजमेंट में क्या होता है, कैसे होता है ये स्वैप, उसको समझ लेते हैं। तो RBI जो है वो आपको डॉलर्स देता है टू दी श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक होगा। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, तो वो जो है वो डॉलर्स दे रहा है किसे? श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को, विच एट द सेम टाइम प्रोवाइड्स द इक्विवेलेंट फंड इन इट्स करेंसी टू दी RBI, और वो उसी टाइम पे हमें इक्विवेलेंट फंड दे देता है बेस्ड ऑन दी मार्केट एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि जो उस टाइम पे एक्सचेंज रेट मार्केट का चल रहा होगा उसके अनुसार। ये जो पार्टीज होती हैं जो अग्री करती हैं स्वैप बैक की चीज़ों को, इनकी जो क्वांटिटी है ऑफ देयर टू करेंसीज एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर विच कुड बी द नेक्स्ट डे और इवन इन दी 3 months लेटर टाइम पीरियड। तो उसका टाइम पीरियड निर्धारित होता है यूजिंग द सेम एक्सचेंज रेट एज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और ये स्वैप ऑपरेशंस जो हैं
इनमें किसी भी प्रकार का नो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चाहे आप अगर आप किसी मार्केट के थ्रू करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे रिस्क होगा, बट यहाँ पर कोई एक्सचेंज रेट नहीं होता, कोई अलग प्रकार का मार्केट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर बेनिफिट क्या होगा इस करेंसी स्वैप का। तो देखो, सबसे पहली चीज तो एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, जो कि कहीं भी अगर आप एक्सचेंज करोगे तो जो सबसे बड़ा रिस्क रहेगा हमारा वो एक्सचेंज रेट का होता है, राइट। तो एक तो वो एब्सेंट है, यहाँ पर वो मुद्दा ही नहीं है, खत्म। दूसरी चीज, ये फैसिलिटी जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रदान करती है टू यूज दैट रिजर्व एट एनी टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और तीसरी चीज की जो ये स्वैप अग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में, ये सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव्स भी देते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड हो गया, मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया सेंट्रल बैंक के साथ, या फिर एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो एक नहीं बल्कि 3 बेनिफिट्स हैं। अब मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि मेंस में आपको अगर ये क्वेश्चन मैं दूं कि व्हाट आर करेंसी स्वैप्स एंड डिस्कस द एफिकेसी ऑफ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स फॉर लिबरलाइजिंग बायलैटरल ट्रेड, तो ये आप कैसे लिखोगे? इसका आप मुझे अगर आंसर भेजना चाहो तो आंसर भी भेज सकते हो, या फिर इसका आप मुझे अप्रोच बता दो केवल कि हाउ यू विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, तो वो भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा ट्राई करिए। थोड़ा सा हम अब मेंस को भी इन्वॉल्व करके चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कि मेंस की तरफ भी अपनी अप्रोच बढ़ाएंगे। तो इसको ज़रा सा ट्राई करो, कैसे लिखोगे आप मुझे बताओ, सो दैट आई कैन गाइड यू बेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी न्यूज़ है वो FTA से रिलेटेड है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और UK के बीच का, GS पेपर 2 का अगेन, और 3 का भी, सिर्फ 2 का नहीं 3 का भी इशू है ये। और FTA क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए, FTA वो पैक्ट है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बैरियर्स टू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। ठीक है, और एक फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको खरीदा जाए, बेचा जाए अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ या कोटा, जो टैरिफ कोटाज होते हैं, सब्सिडीज होती है, प्रोहिबिशन टू इनहिबिट देयर एक्सचेंज की जो बात की गई है यहाँ पर है। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि जो हमारे बायलैटरल ट्रेड हैं, ठीक है, यहाँ पर इस न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया और UK के बीच में ये होना था। ठीक है, अभी के लिए जो है इंटरिम पैक्ट चालू कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 2050 तक भारत जो है वो दुनिया में तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा विद अ मिडिल क्लास ऑफ ऑलमोस्ट 250 मिलियन शॉपर्स। ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसके अलावा ये चीज़ बताई गई है कि बायलैटरल ट्रेड ऑफ $50 बिलियन जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डबल हो जाए और $100 बिलियन हो जाए इन दी नेक्स्ट 10 ईयर्स की। ठीक है, तो इसलिए UK और इंडिया के बीच जो भी FTA है, जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। इसको और कुछ खास नहीं है, अभी के लिए फ़िलहाल इंटरिम पैक्ट की बात की जा रही है। इसमें देखते हैं आगे भी इसमें डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि भाई FTA क्या है और बायलैटरल ट्रेड को लेकर के क्या संभावनाएं जताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये मुद्दा है मैरिटल रेप से रिलेटेड। काफ़ी दिनों से छोटे छोटे इसमें आर्टिकल्स आए जा रहे हैं। अब क्या हुआ है, देखो, अगर हम न्यूज़ को ध्यान में रख के चलें, जो ये कटिंग आपको मैंने दी है, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि सजेशंस माने गए हैं कि भाई सजेशन दीजिए कि वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड और नॉट, कि उसको जो है क्रिमिनलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिल्ली हाई कोर्ट से बोला है कि वी आर कंसिडरिंग अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑन द मैटर, और लगभग जस्टिस से तो खैर सजेशंस मांगा है, ज्यूरिस्ट से मांगा ही है, CMs जो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं उनसे भी इसके रिगार्डिंग जो है सजेशन मांगा गया है कि भाई हमने खुला इन्विटेशन दिया है आपको सजेशन देने के लिए। किसको किसको इन्विटेशन दिया गया है? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, Chief Justice of India, Chief Justice of all the High Courts, Judicial Academies, National Law Universities, Bar Council of India, Bar Council of all courts and members of both houses of parliament regarding comprehensively amending the criminal laws।
ये जो सजेशंस मांगा गया है इन लोगों से रिगार्डिंग दी मैरिटल रेप। ठीक है, तो देखिए हुआ ये कि अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो यूएन वुमेन्स की जो रिपोर्ट आती है, यूएन वुमेन 2011 रिपोर्ट की अगर हम बात करें, उसके आधार पे, उसके अनुसार पे आउट ऑफ 179 कंट्रीज जिनका डेटा अवेलेबल है, 52 हैड अमेंडेड देयर लेजिस्लेशन टू एक्सप्लिसिटली मेक मैरिटल रेप अ क्रिमिनल ऑफेंस। 52 देशों ने उन्हें कर दिया है, लेकिन भारत ऐसी उनमें से ऐसा एक देश है जहां पर मैरिटल रेप जो है वो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे प्लीज लिख कर बताइएगा, क्योंकि कल के देश के जो सूत्रधारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आप लोग ही हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा और गहनता से समझते हैं और ज़्यादा डीपली समझते हैं। तो देखो हुआ ये था, पहले भी केरला हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये हेल्ड किया था कि जो एक्ट ऑफ सेक्सुअल परवर्जन्स है, ठीक है, ऑफ अ हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ अमाउंटेड टू मेंटल क्रूएलिटी एंड वाज देयरफॉर अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डिवोर्स। ठीक है, सिंस मैरिटल रेप इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, सिंस मैरिटल रेप जो है कहीं भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, इसलिए केरला हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटल टॉर्चर कर रहा है, क्रूएलिटी कर रहा है उसके साथ, तो ये एक अच्छा ग्राउंड है डिवोर्स क्लेम करने का। ठीक, दूसरी चीज कोर्ट ये भी कहती है कि इन मॉडर्न सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस स्पाउसेस शुड बी ट्रीटेड इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी हस्बैंड कैन नॉट क्लेम एनी सुपीरियर राइट ओवर हिज वाइफ ईदर विद रिस्पेक्ट टू हर बॉडी और विद रिस्पेक्ट टू हर इंडिविजुअल स्टेटस, कि चाहे शरीर की बात हो, चाहे अधिकार की बात हो, कोई भी हस्बैंड जो है उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को जो है अपनी प्रॉपर्टी समझे, या जैसा भी उसको जो भी चीज़ अगर अधिकार जमाना है तो अधिकार जमाए। ठीक है, आप सुपीरियर होकर अधिकार नहीं जमा सकते। हाँ, अधिकार होता है, पति पत्नी का बराबर का अधिकार होता है, वो अधिकार रहेगा, लेकिन आप अगर अपने आप को सुपीरियर समझ के कर रहे हो तो वो गलत है, वो नहीं आपको मिलेगा। एक और केस आया था हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का, जहां पर कि उस केस को सुना गया था और ये कहा गया कि क्रिमिनल रिवीजन पेटिशन को जो है ध्यान में रखते हुए उस केस को लिया गया था, जहां पर चार्जेस फ्रेम किए गए थे हस्बैंड के अगेंस्ट उसके वाइफ द्वारा। ठीक है, और इस केस में जो हाई कोर्ट थी उन्होंने उन चार्जेस को अपहेल्ड किया था अंडर सेक्शन 498A, जहां पर कि बताया गया कि भाई क्रूएलिटी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स देखा गया था। ठीक है, और दूसरी तरफ सेक्शन 377 को भी जो है यहाँ पर रखा गया था फॉर द अननेचुरल सेक्स बट डिस्चार्ज द हस्बैंड अंडर एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। देखो आप यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किए, चार्जेस आपने लगाए, बिल्कुल सही चार्जेस लगाए, 2 दफा के तहत चार्जेस को सही माना गया। कौन कौन से? सेक्शन 498 और सेक्शन 377, लेकिन उस हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया गया अंडर दी एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। तो अब हमें समझना होगा कि भाई सेक्शन 375 ऐसा क्या कहता है। ठीक है, चलिए आइए वो भी समझते हैं। तो जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, या मैरिटल रेप से रिलेटेड हम कह सकते हैं, वो कहता है कि यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ रेप प्रोवाइड की जाती है। ठीक, दूसरी चीज कि अंडर दिस सेक्शन अ मैन इज सेड टू कमिट रेप who had sexual intercourse with a woman under certain circumstances। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे क्लॉज डाल दिया under certain circumstances, वो थोड़ा सा आपत्तिजनक हो जाता है। Now this section also specifies कि जो circumstances हैं वो कैसे होंगे, तो इसके लिए कहा जाता है कि these circumstances will be against her will, without her consent, etc। ठीक है, अब यहां मुद्दा आता है उठ करके एक्सेप्शन का, जो कि एक्सेप्शन नंबर 2 है टू सेक्शन 375। ये एक्सेप्शन कहता है कि
जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ प्रोवाइडेड दैट वाइफ इज ओवर द एज ऑफ 18, कि अगर सिर्फ वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, एंड अगर वो 18 से कम है तो इट वुड नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइसेस दैट ऑल सेक्स विद इन मैरिजेस इज कंसेंशुअल, और इसलिए यही माना जाता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है. आप शादीशुदा हैं, दैट डजंट मीन कि आपके पास कंसेंट है, राइट? तो आपकी राय क्या है इसमें, ज़रूर लिख के बताइएगा. तब तक हम इसे थोड़ा और समझते हैं. कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं मैरिटल रेप पे, उनके बारे में है ये. तो एक जजमेंट आया हमारा, उसका नाम है निमेश भाई भरत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2017 केस. इस केस में क्या हुआ था कि गुजरात हाई कोर्ट ने इलाबोरेटली पूरा का पूरा जो इशू है मैरिटल रेप का उसको डील किया था. कोर्ट ने कहा कि मेकिंग वाइफ रेप इलीगल और एन ऑफेंस विल रिमूव द डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स दैट प्रमोट द मैरिटल रेप. हालांकि however, due to non-recognition of marital rape as a crime, the court held that husband is liable only for outraging her modesty and unnatural sex. मतलब ये जो दो वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, एक मॉडेस्टी वाला और दूसरा अननेचुरल सेक्स, वो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ कर दी. दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया एक 2017 में ही. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया सेक्सुअल इंटरकोर्स को विद अ माइनर वाइफ. अब माइनर वाइफ का मतलब है कि वो 15 से 18 साल के बीच में होगी, ठीक है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ मैरिटल रेप ऑफ अडल्ट वुमेन, कि भाई अडल्ट वुमेन के साथ ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही एक्सेप्शन सेम आया जो अभी हमने पहले पढ़ा था, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, जो कि अलाउ करता है किसी भी मर्द को, किसी भी आदमी को टू फोर्स सेक्स ऑन हिज वाइफ, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. और इसीलिए इस पर जो है लोगों को इनवाइट किया गया कि आप अपने मत दीजिए कि क्या मत होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया मैरिटल रेप केसेस टू माइनर्स टू बीइंग पैरिटी बिटवीन आईपीसी एंड पॉक्सो 2012. चलो कुछ तो इंसानियत बची आप में कि एटलीस्ट माइनर और बच्चों के केसेस में आपने दिया हुआ है, ठीक है. हाई कोर्ट्स ने जो है बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं अपने, और एक हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को जो है बैकअप भी दिया है, ये कहते हुए कि भाई ये वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का, इसे बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, ठीक है. हालांकि वहीं दूसरे जो हाई कोर्ट्स हैं, कुछ ने एंटिसिपेटरी बेल भी दे दी है उस आदमी को जिसके ऊपर मैरिटल रेप का केस दर्ज हुआ है. बट हाई कोर्ट्स ने हमेशा ये चीज़ हाईलाइट किया है कि आईपीसी में वो लैकुने हैं, आईपीसी में वो चीज़ लैकिंग है जो कि ये प्रोवाइड करती है कि एनी सेक्स बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ, फोर्सिबल और नॉट, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप. ये क्या बात हुई भाई, ये गलत है, राइट. तो इस पर कुछ कानून बनना चाहिए, इस पर निकल कर कुछ आना चाहिए, और हम बिल्कुल इसका वेट करेंगे कि इस पर कोई एक अच्छी सी एक्ट, एक अच्छा सा कानून बनकर आए, ठीक है. आपके क्या मत हैं ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा, क्योंकि वो चीज़ें मैटर करती है. एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो टॉपिक्स के बारे में, वो मैटर करता है, क्योंकि हमें अपने आंसर्स में वो चीज़ दिखानी चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये था हमारा मैरिटल रेप वाला इशू, और यही थे आज के कुछ खास खबरें जो कि हमारे एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव हैं. अच्छा, ये इशू जो है हमारा मैरिटल रेप का, इसको आप मेंस के हिसाब से ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, मेंस के लिए. और जितने भी मैंने कोर्ट जजमेंट्स बताए हैं उनको एक जगह लिख लेना, क्योंकि वो आपको कोट करने में आराम रहेंगे आंसर्स में, ठीक. तो चलिए, ये थी खास खबरें हमारी, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स के तहत, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम क्लासेस. और उम्मीद करती हूँ कि आज के आर्टिकल्स आपको मैं समझाने में सफल रही होंगी. अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसके साथ अपना व्यू पॉइंट ज़रूर लिखें मैरिटल रेप के इशू पर, बिकॉज इट मैटर्स, बिकॉज बीइंग एन इंडिविजुअल व्हाट यू थिंक इट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है. तो कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा. कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज पर हैं,
बहुत बेहतर तरीके से अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।